Hello students. Yesterday we discussed certain topics of the negotiable instrument which dealt with holder, holder in due course, how a PE is protected, how a receiver is protected. Okay, all these topics were discussed yesterday. Today we are going to discuss three different topics, or at least we'll try to cover, if possible, presentation, acceptance and negotiation of the negotiable instrument. Okay, three topics are there. One is a presentation, other is acceptance, and the third one is negotiation. Okay, so when we are presenting the bill, okay, it means, or let's say we are presenting the negotiable instrument, it means we are showing the negotiable instrument to the drawee or to the payee. Okay, we are showing the negotiable instrument to the drawee or acceptor, we can say payee. Okay, why we have to do these things? तो इसके लिए हमको एक टॉपिक समझना पड़ेगा कि कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिसका एक्सेप्टेंस करना नेसेसरी होता है. ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका एक्सेप्टेंस नेसेसरी नहीं होता है. ओके, सो नॉर्मली बात करते हैं, फिर उसके अंदर काफी डिटेल में जाएंगे. हमने नॉर्मली तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा होगा. एक है प्रॉमिसरी नोट, दूसरा है चेक. मैं जानबूझ के इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं. और तीसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉमिसरी नोट और चेक, तो वो प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंटेड, but straight away for payment it will be presented for payment only. Is it okay? इसको आपको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट और चेक में एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं होती है. लॉ डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉमिसरी नोट और चेक. ओके, मान लो कि पेमेंट हो गया. मैं थोड़ा थोड़ा आगे का टॉपिक भी बताते हुए जा रहा हूं. इफ द पेमेंट इज मेड, आपने प्रेजेंट किया फॉर पेमेंट. ओके, मतलब किसी ने आपको चेक दिया था और आपने वो चेक प्रेजेंट किया बैंक को फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट, और अगर वो पेमेंट हो गया तो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज्ड. और इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया मतलब सारी पार्टीज भी डिस्चार्ज हो गई. जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी उन्होंने अपना जो भी रिस्पेक्टिव प्रॉमिस परफॉर्म करना था वो कर दिया है. लेट्स से कि पेमेंट नहीं हुआ, ये पेमेंट हो गया तो डिस्चार्ज हो जाएगा, बट अगर पेमेंट नहीं हुआ तो उसे कहा जाएगा डिसऑनर. ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज डिसऑनर. ओके, इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर बिल तो ड्रॉ कर दिया, पर अब ड्रॉवर को क्या करना पड़ेगा, ये बिल ड्रॉई को दिखाना पड़ेगा या भेजना पड़ेगा कुरियर से, और ड्रॉई को ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मतलब कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट कंपलसरी. ओके, सो व्हेन द ड्रॉवर शोज द बिल टू द ड्रॉई, ड्रॉई के पास दो चॉइसेस हैं. ओके, द ड्रॉई मे एक्सेप्ट द बिल और द ड्रॉई मे नॉट एक्सेप्ट द बिल. है ना, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है. अगर ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट ना करे तो उसे भी डिसऑनर कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिसऑनर. ओके, मैं ये टॉपिक इसके लिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हम कई सारे टॉपिक साथ में पढ़ रहे हैं. इफ यू सी, ओके, हमने एक टॉपिक देखा प्रेजेंटमेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन किया है ना, पर यहाँ पे प्रेजेंटेशन पेमेंट के लिए है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेंस के लिए है.
तो एक टॉपिक वो भी कवर हो गया एक्सेप्टेंस का, और इसके साथ साथ दो और टॉपिक कवर होने जा रहे हैं, दैट इज डिस्चार्ज एंड डिसऑनर। ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे डिसऑनर हो रहा है। द डिसऑनर इज टेकिंग प्लेस एट टू डिफरेंट थिंग्स और टू डिफरेंट प्लेसेस। एक डिसऑनर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो डिसऑनर हो रहा है वो पेमेंट की वजह से हो रहा है। द डिसऑनर इज टेकिंग प्लेस, बट द रीजन फॉर डिसऑनर इज के सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया है। तो इधर बोलेंगे डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट, और यहाँ पे जो डिसऑनर हो रहा है वो एक्सेप्टेंस की वजह से है ना। तो द रीजन इज डिसऑनर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तो डिसऑनर की दो वजह हो सकती है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट और बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, तो एक टॉपिक हमने देखा प्रेजेंटेशन, एक देखा एक्सेप्टेंस, और इसके बाद का एक टॉपिक है नेगोशिएशन। मैंने इस चैप्टर में आगे बढ़ के कहीं पे दो टॉपिक आने वाले हैं, डिसऑनर और दूसरा है डिस्चार्ज, उसका थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया है। द रीजन इज कि जब हम आगे वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान रहेगा ये समझने का कि डिस्चार्ज क्या होता है और डिसऑनर क्या होता है और डिसऑनर होने की वजह क्या है। द रीजन फॉर डिसऑनर कैन बी नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे देखा लिखा हुआ है एन इंस्ट्रूमेंट, अभी हम प्रेजेंटेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन थ्री वेज। वन इज प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट ऑफ अ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। अभी देखो प्रोमिसरी नोट प्रेजेंट किया होगा ना, तो वो कंपलसरी पेमेंट के लिए ही करना पड़ता है, ऑब्वियस है। प्रोमिसरी नोट कभी भी एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब आप डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इट इज ऑलवेज फॉर पेमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट। यहाँ पे प्रोमिसरी नोट भी आ सकता है और चेक भी आ सकता है। ओके, तो इधर दो चीजें कवर होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कवर होगा, यहाँ पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज कवर होगा, है ना। थोड़ा आगे जाके देखेंगे कि एट साइट क्या होता है और आफ्टर डेट आफ्टर साइट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, बेसिकली मैंने बाजू में जो ड्रॉ किया था वो आपको याद रखना है। प्रॉमिसरी नोट और चेक के लिए किसी भी तरह का एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, इट इज टू बी पेड, सीधा वो प्रेजेंट करना है पर पेमेंट के लिए। वेयर इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कभी कभी आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, बट ज्यादातर केस में ऐसा याद रखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हमें पहले एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ेगी, एक्सेप्टेंस के बाद पेमेंट होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज दो वजह से डिसऑनर हो सकता है, वन इज अ नॉन एक्सेप्टेंस, अदर इज अ नॉन पेमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेप्टेंस। ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स, मैंने बोला ना सारे बिल्स नहीं, ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल रिक्वायर एक्सेप्टेंस। यहाँ पे जब हम बिल पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन है ना, ये चेक के बारे में भी डिस्कशन है, क्योंकि हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था, ऑल चेक्स आर बिल्स बट ऑल बिल्स आर नॉट चेक्स, है ना। आगे एक टॉपिक है आपको देखना है, essentials of a valid acceptance are it must be written on the face of the bill। मतलब जो बिल हम सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे वहां पे सामने वाले को ये लिखना है एक्सेप्टेड, और इसके नीचे साइन भी करना है। ओके, तो मस्ट बी रिटर्न ऑन द फेस। फिर नीचे वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉई और द एजेंट। एंड ये बिल जैसे मान लो कि ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, तो बी यहाँ पे ड्रॉई बनेगा, पहले वो ड्रॉई है, जैसे ही बिल के ऊपर बी का सिग्नेचर होता है अब वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। तो ये बिल तो अभी बी के पास है, पर ये बी के पास नहीं रहना चाहिए, दिस मस्ट बी रिटर्न्ड टू द होल्डर। ये बिल वापस किसके पास जाना चाहिए, अभी के लिए ए होल्डर है, अगर ये बिल ए आगे किसी पर्सन को इंडोर्स कर देता है तो वो वाला इंसान होल्डर बनेगा,
है ना, मतलब एट प्रेजेंट जो भी होल्डर है ना, ऐसा हो सकता है कि ए ने बिल बी के ऊपर ड्रॉ कर दिया, अभी तक बी का एक्सेप्टेंस नहीं आया है, पर ए ने ये बिल इंडोर्स कर दिया है जेड को, तो अभी जेड बनेगा होल्डर और एक्सेप्टेंस के लिए कौन जाएगा, जेड। तो बी इज अ ड्रॉई, वो उसके ऊपर साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्टर बनेगा। अब ये बिल बी वापस किसको करेगा, जेड को, क्योंकि जब ये बिल बी के पास आया तब ये बिल इंडोर्स हो चुका है, तो एट दैट टाइम जेड विल बिकम दी होल्डर। आप होल्डर बोलो चाहे होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलो, अभी के लिए ठीक है ना, समझने के लिए। अदरवाइज वी वेरी वेल नो द डिफरेंस, हमने सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में पढ़ा हुआ है कि होल्डर कौन होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है कौन। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए फॉर वैल्यू, फॉर कंसिडरेशन, ये सब चीजें नेसेसरी होती हैं। मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऐसी दो चीजें पढ़ी थी, और एक्सेप्टेंस की जो कंडीशंस पढ़ी हैं उसमें एक टॉपिक है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इसका मतलब क्या है कि मैंने, मान लो कि कोई मुझे ऑफर देता है, मैंने वो ऑफर मान तो ली पर सामने वाले को बताया नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने उसकी ऑफर को माना है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हाँ या ना कुछ जवाब तो उसके तक पहुंचाना पड़ेगा। ओके, तो एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। अ बिल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द ड्रॉई आफ्टर पुटिंग हिज सिग्नेचर on it either delivers it or gives notice of such acceptance। देखो क्या लिखा हुआ है, ये बिल वापस होल्डर के पास आता है या तो ड्रॉई उसको बता देता है, कॉल करके, मैसेज करके, ईमेल करके, किसी भी तरह से, है ना, कि मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आपने ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेशन है, रिवोकेशन है, ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। ओके, एक्सेप्टर, आफ्टर द ड्रॉई हैज एक्सेप्टेड द बिल, वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। इट इज ओनली द बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने अगेन बोला था बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है और चेक भी आता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर देन चेक विच रिक्वायर एक्सेप्टेंस। चेक के लिए किसी एक्सेप्टेंस की जरूरत होती नहीं है। ऑब्वियस है, आपने जब क्लास में फीस भरा होगा और चेक दिया होगा, तो आपने क्या किसी को एक्सेप्टेंस के लिए बोला होगा कि आप ये एक्सेप्ट करो, बाद में हमको पेमेंट मिलेगा या हम पेमेंट करेंगे, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं। एक बार आपने चेक ड्रॉ कर दिया, मतलब आपकी मर्जी है ऑलरेडी पे करने की, तो चेक में या प्रॉमिसरी नोट में किसी भी तरह के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। वेयर एज इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, उसमें हमें ड्रॉई का एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। However, it is not necessary to make, so for to get an acceptance to make a bill a valid bill। किसी भी बिल को वैलिड बनाने के लिए एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अभी आप सोचो, अगर बिल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो क्या उसका पेमेंट होगा, द आंसर इज नो। बट एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से वो बिल वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैलिड तो है। मुझे किसी से पैसा लेना है तो मैंने बिल ड्रॉ किया, अब अगर सामने वाला उस बिल को एक्सेप्ट ही नहीं करता है तो वो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर, और उसकी वजह क्या होगी, नॉन एक्सेप्टेंस। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे डिसऑनर दो वजह से हो सकता है, नॉन पेमेंट और दूसरा है नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। Presentation for acceptance may be excused in the following cases। excused का मतलब क्या है, कब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी चीज को प्रेजेंट नहीं करना है, नहीं करोगे तो चलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, आपने बिल ड्रॉ किया पर अभी ऐसा कुछ हो गया कि प्रेजेंटेशन का मतलब ही नहीं है। प्रेजेंटेशन करो या न करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन बी व्हेन द ड्रॉई इज डेड और इंसॉल्वेंट। ऑब्वियस है,
जिस इंसान के पास और जिस इंसान के ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, ऑब्वियस है जिसकी डेथ हो गई वो कोई चीज एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, या तो वो इंसॉल्वेंट बन जाता है। तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, जो भी इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब हमें ही सोचना है कि अगर कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है तो वो एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकता है, अलाउड ही नहीं है। और अगर आपने एक्सेप्टेंस करने के लिए भेजा भी सही, उसने एक्सेप्ट कर भी दिया तो वो वैलिड नहीं है। रीजन क्या है? वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो पे कर ही नहीं पाएगा, तो उस एक्सेप्टेंस का एज सच कोई मीनिंग नहीं है। ओके, तो अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमें प्रेजेंटेशन करना नहीं है। where the drawee is fictitious person। fictitious मतलब हमने किसी ऐसे इंसान के ऊपर बिल ड्रॉ किया है जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता ही नहीं है, या तो ऐसे किसी इंसान के ऊपर बिल ड्रॉ किया है हु इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब हमने किसी माइनर के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया है, किसी एलियन एनिमी के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया है। इन ऑल दीज केसेस ऑब्वियस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो हमें प्रेजेंटेशन भी करना नहीं है। व्हेन द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड, हमने ड्रॉई को ढूंढने की रीजनेबल कोशिश की पर वो मिल नहीं रहा है। और द लास्ट है व्हेन एक्सेप्टेंस हैज बीन रिफ्यूज्ड ऑन सम ग्राउंड्स। ओके, चलो ये वाला टॉपिक अगेन हम पेंडिंग रखेंगे क्योंकि हमने बिल इन सेट क्या होता है वो अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो जब वो डिस्कस करेंगे फिर यहाँ पे आएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। हमने यहाँ पे पढ़ा था नॉट नेसेसरी, प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? दो चीजों के लिए, वन इज एक्सेप्टेंस, अदर इज पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन करना है पर उसकी वजह क्या है? वी वांट द बिल टू बी accepted where the bill is payable at a given time after acceptance। क्लियर लिखा है कि द बिल इज पेबल 3 months आफ्टर साइट या आफ्टर एक्सेप्टेंस। साइट का मतलब एक्सेप्टेंस ही होता है ना? तो ऑब्वियस है कि बिल का जो 3 महीने का पीरियड है वो स्टार्ट कब से होगा? इट विल स्टार्ट आफ्टर एक्सेप्टेंस इज मेड। तो नेचुरल मीनिंग क्या है? एक्सेप्टेंस के लिए आपको भेजना पड़ेगा। दूसरा, व्हेन द बिल एक्सप्रेसली स्टिपुलेट्स, स्टिपुलेट करता है मतलब ऐसी कंडीशन रखी है कि पेमेंट करने से पहले आपको बिल एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। जब बिल में ही ऐसा लिखा है तो वी कैन नॉट डू अदरवाइज। और तीसरा, व्हेन द बिल इज मेड पेएबल एट अ प्लेस अदर देन द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस और बिजनेस, उस केस में भी क्या करना पड़ेगा? वी नीड, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो डिसऑनर हो जाएगा, है ना? तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बिल का पेमेंट यूजुअल रेसिडेंस या बिजनेस की जगह कहीं और हो रहा है तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दो तरह के हो सकते हैं, जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ओके, जनरल का मतलब क्या है कि आपने एक्सेप्ट कर दिया बस, बिना किसी शर्त के कि ऐसा होगा तो मैं पेमेंट करूंगा, ऐसा होगा तो मैं नहीं करूंगा, है ना? आई विल मेक पेमेंट ओनली आफ्टर आई गेट मैरिड, अदरवाइज आई विल नॉट पे। ओके, तो ये सब कंडीशनल एक्सेप्टेंस होते हैं। तो बिना किसी कंडीशन के, विदाउट एनी कंडीशन और स्टिपुलेशन, अगर आप बिल को एक्सेप्ट कर लेते हो तो इट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस, या उसे अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहा जाता है। और यहाँ पे क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि आपने एक्सेप्ट तो किया पर विथ कंडीशन। विथ कंडीशन मतलब क्या? कि मैं आपको पेमेंट तो करूंगा पर एक साथ नहीं, इंस्टॉलमेंट में करूंगा, इस जगह नहीं इस जगह करूंगा, इस टाइम पे नहीं उस टाइम पे करूंगा। ओके,
तो उसे कैसा एक्सेप्टेंस कहा जाता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बट किसी भी एक्सेप्टेंस को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस तभी माना जाता है जब वो एक्सेप्टेंस क्लियरली उस बिल के फेस पे लिखा हो, इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बिल इन द क्लियरेस्ट लैंग्वेज। इज इट ओके? खाली आप ऐसा बोलो कि नहीं मेरी कोई शर्त है, ऐसा नहीं। शर्त क्या है वो आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्लियरली डिफाइन। ओके। Circumstances indicating qualified acceptance. According to section 86, an acceptance is qualified. कब किसी भी एक्सेप्टेंस को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? ओके, नंबर वन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, है ना, सो एंड सो पर्सन की शादी होगी या उसके घर पे कोई बच्चा आएगा तब मैं पेमेंट करूंगा, या उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो कोई भी इवेंट के ऊपर बेस्ड अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस को रखते हो तो वो क्वालिफाइड होगा। वेर इट अंडरटेक्स द पेमेंट ऑफ पार्ट ओनली, मैंने कहा था इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने को बोल रहा है। ओके, वो बोल रहा है कि मैं आपको मेरी स्पेसिफाइड प्लेस पे ही पेमेंट करूंगा, कहीं और नहीं। मतलब पेमेंट करने के लिए बोल रहा है पर यूजुअल प्लेस पे नहीं। ओके, हमने बिल में 3 महीने का टाइम रखा है, उसने कहा कि मैं पे तो कर दूंगा, पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 3 नहीं, 4 महीने के बाद पे करूंगा, इस डेट को नहीं इस डेट को पे करूंगा, देन इट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। और लास्ट है व्हेन इट इज नॉट साइंड बाय ऑल ड्रॉइज। तो यहां तक एक लाइन है, उसके बाद दूसरा है, ये समझते हैं क्या है ना। अगर हमने मल्टीपल लोगों के ऊपर ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी सी डी एंड ई, है ना, तो वो जॉइंट ड्रॉइज हुए, जब तक सब लोग साइन नहीं करेंगे तब तक वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब मान लो कि यही बी सी डी और ई अगर पार्टनर्स हैं, दे आर नॉट जॉइंट ड्रॉइज, दे आर पार्टनर्स, तो उस केस में कोई भी एक पार्टनर साइन करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप का रूल है म्यूचुअल एजेंसी का। पार्टनरशिप में कौन सा रूल आता है? म्यूचुअल एजेंसी। मतलब एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब एक पार्टनर ने साइन किया तो वो सबको एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर जॉइंट ड्रॉइज हैं तो सबकी साइन चाहिए, पार्टनर्स हैं तो कोई एक साइन करेगा तो भी चलेगा, वो नॉर्मल एक्सेप्टेंस है, वैलिड। बट अगर जॉइंट ड्रॉइज हैं तो जब तक सब लोग साइन नहीं करेंगे तब तक चलेगा नहीं। चलो, इफेक्ट ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को ध्यान रखना है, बी वेरी मच केयरफुल। द होल्डर मे ट्रीट द बिल एज डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। तो होल्डर क्या बोलेगा? भाई आपने मैं तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस को समझता ही नहीं हूँ, कुछ भी एक्सेप्ट करना है तो बिना किसी कंडीशन के करो, अदरवाइज मत करो। तो सामने वाले ने कंडीशन रखी तो हम उसे क्या मान सकते हैं कि ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, तो मेरे लिए वो नॉन एक्सेप्टेंस के बराबर है। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर, है ना, आगे पढ़ेंगे काफी डिटेल में कि आपको डिसऑनर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कैन सू द ड्रॉवर एंड प्रायर इंडोर्सर्स। हम किसके ऊपर केस कर सकते हैं? ड्रॉवर के ऊपर भी कर सकते हैं और प्रायर इंडोर्सर्स के ऊपर भी केस कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है, इफ ही एक्सेप्ट्स अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ऑल प्रायर पार्टीज, पर ध्यान रखना है, हुज कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड आर डिस्चार्ज्ड। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। लेट्स से ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, ओके, और उसने ये एंडोर्स कर दिया डी को, डी ने एंडोर्स कर दिया ई को, और ई ने एंडोर्स कर दिया एफ को। तो एज ऑफ नाउ एफ इज द होल्डर ऑफ द बिल। हु इज द होल्डर? एफ इज द होल्डर ऑफ द बिल। अब जब एफ बी को बिल एक्सेप्ट करने के लिए भेजता है, हम आगे ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं पर अभी थोड़ा बता देता हूं, तो उसको बी को
48 आवर्स से ज्यादा का टाइम नहीं देना है। यू आर नॉट सपोज टू गिव टाइम ऑफ मोर देन 48 आवर्स। टाइम देना है बट रीजनेबल, 48 आवर्स इज अ रीजनेबल टाइम। ओके, अब बी ने ऐसा कहा कि मैं एक्सेप्ट तो करूंगा पर मुझे 48 आवर्स नहीं, मुझे बैर मिनिमम 10 दिन का टाइम चाहिए। तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। कैसा है? और आपके पास क्या चॉइस है कि आप इसको नॉन एक्सेप्टेंस मान सकते हो। तो इट इज डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ये एक चीज है। अब मान लो कि एफ को ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, बी को टाइम दे देते हैं 10 दिन का, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 दिन में जवाब देना। तो उसने इसको डिसऑनर नहीं माना, वैलिड माना, चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसकी वजह से अब अगर मान लो कि बी ने 10 दिन में एक्सेप्ट कर दिया, मैच्योरिटी डेट पे एफ बी के पास पैसे लेने जाता है और बी ने पैसे नहीं दिए, तो एफ किसको पहचानता था? ई को। और एफ केस करने गया ई के ऊपर। तो ई ने क्या कहा, जब तुमने उसको 10 दिन का टाइम दिया था तब हमसे पूछा था। तो द आंसर इज नो, एफ ने अपने आप 10 दिन का टाइम दे दिया था। तो इस वजह से अगर आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस को भी वैलिड मान लेते हो, एफ ने वैलिड मान लिया था कि चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस में अगर आपने अपने प्रायर इंडोर्सर्स का अगर परमिशन नहीं लिया, इफ यू हैव नॉट टेकन द कंसेंट ऑफ द सेम, तो ऑल प्रायर पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड। ऑल प्रायर पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड। इस केस में अब चीजें सिर्फ एफ और बी के बीच में रहेंगी। ए डी और ई डिस्चार्ज हो गए अगर आपने बिना कंसेंट, बिना प्रीवियस इंडोर्सर्स के कंसेंट के, है ना, कंडीशनल एक्सेप्टेंस को वैलिड माना होगा। तो मान लो कि उसने पीछे वालों को पूछा था कि भाई ये 10 दिन का टाइम मांग रहा है, दूं कि नहीं दूं? तो उन लोगों ने बोला था कि हाँ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेंट लेके किया था, बाद में अगर बी पेमेंट ना करे तो ऑल प्रायर पार्टीज आर लायबल। ये ध्यान रखना है। प्रायर पार्टीज का मतलब एफ से पहले कौन कौन है पार्टी, ई डी और ए, उसका कंसेंट लिए बिना अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस को मान लिया तो ऑल प्रायर पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड। पर अगर कंसेंट लेके किया था देन ऑल प्रायर पार्टीज आर स्टिल लायबल। और स्टिल लायबल का मतलब क्या होता है कि एफ अपने सारे प्रीवियस इंडोर्सर्स के ऊपर केस कर सकता है। एफ कैन फाइल अ केस ऑन ई कैन फाइल अ केस ऑन डी कैन फाइल अ केस ऑन ए। हर लेट्स से प्रायर इंडोर्सर के ऊपर केस हो सकता है अगर कंसेंट लेके आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को माना हो तो। ओके, चलो, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस? आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। मेरे पास पैसा आएगा तब मैं पे करूंगा। ओके, मेरे पास बिल ऑफ लीडिंग अगर मैं गिव अप करूंगा या मेरे पास आएगा तो करूंगा। मुझे जब जो गुड्स आया है, जो कंसाइन गुड्स, मैं कंसाइनी हूँ और मैंने बिल एक्सेप्ट किया था, आपने पढ़ा हुआ है कंसाइनमेंट में ये सब चीजें। कंसाइनर कंसाइनी के ऊपर बिल ड्रॉ करता है। तो कंसाइनी क्या कहता है कि मैं सब गुड्स बेच दूंगा तब पे करूंगा, कंडीशन है। ओके, 1000 रुपीज का बिल ड्रॉ हुआ है पर आपने एक्सेप्टेंस 900 के लिए दिया है। ओके, एक्सेप्टेड पेएबल एट दिल्ली, जहां पे कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड ना हो पर उसने प्लेस लिख दिया अपनी जगह से, एक्सेप्टेड, फिर लिख दिया एट दिल्ली और फिर साइन किया। इज इट ओके? तो इन सारे केसेस में एक्सेप्टेंस को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सेप्टेड पेएबल एट दिल्ली ओनली। चलो, बिल ऑफ एक्सचेंज में या प्रॉमिसरी नोट में पेमेंट
सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज में स्पेसिफाइड था कि प्लेस ऑफ पेमेंट बॉम्बे होना चाहिए, वो बोलेगा नहीं मैं दिल्ली में ही पे करूंगा, कंडीशनल एक्सेप्टेंस हुआ, है ना। 4 मंथ्स आफ्टर डेट की बात हुई थी, वो बोल रहे हैं नहीं मैं 3 महीने में दे दूंगा। एक्सेप्ट किया है ए बी और सी ने, जबकि ड्रॉई थे ए बी और सी और डी। मैं बोला ना 4 में से 3 ने साइन किया है, एक ने नहीं किया है। ओके, फिर लिखा है जब मेरा इनकम टैक्स का रिफंड आ जाएगा तब पे करूंगा। ओके, 1000 रुपीज के लिए ड्रॉ किया है, पर क्या लिखा है, एक्सेप्टेड टू द एक्सटेंट कंसिडर्ड रीजनेबल एंड जस्ट बाय अ कॉमन फ्रेंड ऑफ बोथ। क्या लिखा है, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया और बी ने कहा कि मैं उसको एक्सेप्ट तो करता हूं पर मैं पे उतना ही करूंगा जितना हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है डी, वो डिसाइड करेगा उतना ही, तो अगेन इट इज कंसिडर्ड एज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसमें ड्रॉवर के पास या होल्डर के पास दो ऑप्शंस थे, एक तो इसको वो डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस मान ले, या तो वो एक्सेप्ट कर ले। पर एक्सेप्ट करने में भी दो बातें हैं, अगर उसने प्रीवियस इंडोर्सर्स को पूछ के एक्सेप्ट किया होगा तो सारे प्रीवियस इंडोर्सर्स लायबल रहेंगे, अगर प्रीवियस इंडोर्सर्स को पूछे बिना किया था तो सारे प्रीवियस इंडोर्सर्स अपने आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। हम प्रेजेंटमेंट किस चीज के लिए करते हैं, एक्सेप्टेंस के लिए और पेमेंट के लिए, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। A bill of exchange payable after sight must be presented to the drawee thereof for acceptance। है ना, लिखा है देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करना पड़ेगा, मस्ट बी प्रेजेंटेड, ओके, फॉर व्हाट पर्पस, एक्सेप्टेंस के लिए, बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस। मैंने बिल ड्रॉ किया है तो मेरे पास राइट है कि मैं उसका एक्सेप्टेंस डिमांड कर सकूं, ओके, विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन एंड इन द बिजनेस आवर्स। मैंने बिल ड्रॉ किया उसके रीजनेबल टाइम में, रीजनेबल टाइम क्या है, वो केस टू केस डिफर करता है ना। पर अगेन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस कब करना है, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड ऑन अ बिजनेस डे। संडे इज नॉट अ बिजनेस डे लेट्स से, है ना, तो आप जा रहे हो सुबह 11 बजे संडे के दिन, है ना, पर वो क्या बोलेगा भाई आज बिजनेस डे नहीं है, आज एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो आपको बिजनेस डे एंड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स आपका बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करना पड़ेगा, किस चीज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ acceptance। Okay, in default of such presentment no party thereto is liable thereon। Okay, अगर आपने प्रेजेंट ही नहीं किया है, इफ द बिल इज नॉट प्रेजेंटेड एट ऑल, तो बिल प्रेजेंट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ होगा, और एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा तो फिर अब पेमेंट करने की कोई बात नहीं आती है, सो नो पार्टी इज लायबल। दूसरा केस, इफ द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च। हमने बिल ड्रॉ किया था ड्रॉई के ऊपर, पर हम ड्रॉई को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, ड्रॉई से हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये बिल हो जाएगा डिसऑनर्ड। पर डिसऑनर्ड होने की वजह क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस, ये ध्यान रखना है आप। ओके, if the bill is directed to the drawee at a particular place it must be presented at that place। मतलब मैंने बिल में प्लेस लिखा है मध्य प्रदेश, सॉरी उसमें भी पर्टिकुलर प्लेस है, लेट्स से इंदौर, ओके, तो वहां पे ही वो प्रेजेंट होना चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस। and if at the due date for presentment he cannot after reasonable search be found, उसे भी क्या कहा जाएगा, dishonored। अगर यहाँ पे भी वजह क्या हो जाएगी, dishonor because of non acceptance। where authorized by agreement or usage, usage का मतलब क्या होता है, custom, tradition, किसी तरह का ट्रेंड, ओके। तो हम अगर हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो खुद लेके नहीं जा रहे, यहाँ से एमपी खुद लेके नहीं जा रहे, हमने पोस्ट ऑफिस में
ओके, बाय मीन्स ऑफ रजिस्टर्ड लेटर, अगर उस बिल को भेज दिया है सामने वाले को प्रेजेंटमेंट के लिए, तो दैट इज सफिशिएंट। तो दैट टॉपिक, दिस टॉपिक वाज अबाउट कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जो आफ्टर साइट है ना, वो कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के लिए भेजना पड़ेगा। कब भेजना पड़ेगा, विद इन अ रीजनेबल टाइम, कौन से दिन पे, बिजनेस डे, और उस दिन पे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। अगर हमने प्रेजेंट ही नहीं किया तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं रहेगा। अगर हमने कोशिश की ढूंढने की, प्रेजेंट भी किया, ढूंढने की कोशिश भी की, बट अगर ड्रॉई को हम ढूंढ नहीं पाए तो हम उसको क्या मान लेंगे, इट इज डिसऑनर्ड। ओके, चलो, जहां जिस प्लेस पे हमने बिल ड्रॉ किया है वहीं पे उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बट अगर अगेन हम पार्टी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इट इज डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस के लिए अगर हमने बिल को पोस्ट ऑफिस के मींस से वहां पे पहुंचाया है तो उसको वैलिड प्रेजेंटमेंट कहा जाए, मतलब आपको खुद फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ओके, तो हर बिल को या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट के लिए तो प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है, पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना होता है, फिर पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना होता है। वेयर इन द केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, वो सीधा पेमेंट के लिए ही प्रेजेंट होगा। किसके सामने प्रेजेंट करना है, मेकर। प्रॉमिसरी नोट है तो मेकर, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो एक्सेप्टर और ड्रॉई देयर ऑफ, चेक है तो भी मेकर। तो या तो होल्डर प्रेजेंट करेगा या होल्डर के बिहाफ पे होल्डर का एजेंट। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट द अदर पार्टीज देयर टू आर नॉट लायबल। मान लो कि मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे एक हफ्ते पहले चेक दे के रखा है, बट किसी वजह से मैं बैंक में चेक डिपॉजिट कर ही नहीं पाया, तो उस केस में वो लायबल नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, जैसे 3-4 साल पहले का केस है ना, कि लेट्स से कि मेरा ही क्लास है मान लो, या आपका जो भी क्लास है, दिल्ली में कोई क्लास चल रहा है, मुंबई में कोई क्लास चल रहा है, तो मान लो कि किसी स्टूडेंट ने अपने बैंक अकाउंट में से अपने सर को चेक दिया 10,000 रुपए का। ओके, वो चेक था पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अब मान लो कि ये चेक दिया गया था 10 अप्रैल 2021 के दिन। ओके, दिस बिल वॉज प्रेजेंट, इस चेक के ऊपर डेट लिखा हुआ है 10 अप्रैल 2021, बट ये जो सर हैं वो किसी वजह से ये चेक डिपॉजिट नहीं कर पाए, और बाय द टाइम ये जब चेक डिपॉजिट करने गए तब तक पीएमसी बैंक फेल हो चुका था। द बैंक गॉट फेल्ड, है ना, उसके ऊपर आरबीआई ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे और किसी को भी पैसा विड्रॉ करने की परमिशन नहीं थी। अब ये स्टूडेंट क्लास में पढ़ने आया और सर ने बोला भाई तेरी फीस आई ही नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू सेटल इन द क्लास, यहाँ पे बैठने के लिए अलाउड नहीं है। तो स्टूडेंट ने क्या कहा कि सर मैंने तो पैसा दे दिया था, चेक दे दिया था, आप नहीं गए, इसमें मेरी क्या गलती है। तो यहाँ पे प्रेजेंटमेंट किसने नहीं किया है, उस क्लास वाले ने, सर ने। ओके, सो सर का डिफॉल्ट है, उसके लिए स्टूडेंट लायबल नहीं होगा। द स्टूडेंट इज ऑब्वियसली अलाउड टू सिट इन द क्लास, क्लास में बैठने के लिए वो पूरी तरह से एलिजिबल है। ये 10,000 रुपए का जो भी लॉस होगा वो सर को बेयर करना पड़ेगा। ओके, इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट। आई होप दैट मैटर इज क्लियर। ओके, where authorized by agreement or usage, a presentment through post office by means of a registered letter is sufficient। ये हम आगे presentment for acceptance में देख चुके हैं। एक्सेप्शन, कौन से केस में प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की जरूरत, when a promissory note is payable on demand and it is not payable at a specified place, no presentment is necessary in order to charge the maker thereof। पेबल ऑन डिमांड और कोई स्पेसिफाइड प्लेस की जरूरत नहीं है। ओके, notwithstanding anything contained in section 6 was talking about check, where an electronic image of a truncated check is presented for payment। माने
आपने फिजिकल चेक प्रेजेंट नहीं किया है, यू आर प्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक, द ड्रॉई बैंक is entitled to demand any further information. ओके, अगर क्या लिखा है, इन केस ऑफ एनी रीजनेबल सस्पिशन अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द अपरेंट टेनर ऑफ द ड्रॉई, का मतलब कौन होगा, जो पे करने वाले हैं, वो मांग सकते हैं भाई, है ना, हमको इसका प्रॉपर जो भी प्रूफ है वो सब दिखाओ, हमें थोड़ा डाउट हो रहा है इसके ऊपर। तो अगर उसके टेनर के बारे में डाउट है, और अभी के लिए तो ऐसा हो गया है कि अगर आप चेक पे किसी भी तरह का कट मार के ऐसा कुछ भी करते हो ना, वो चेक वैलिड ही नहीं है। पहले ऐसा होता था कि मान लो कि ईयर चेंज हुआ, 2024 आ गया, और मैं अभी भी माइंड में वो चल रहा है 2023, है ना, तो मैंने किसी को चेक लिख के दे दिया 25 मई 2023, अब होना चाहिए 2024, और मैंने लिख दिया 23, तो मैंने वो कट करके वहां पे 3 की जगह 4 कर दिया और उसके ऊपर साइन कर दिया। तो पहले वो उस तरह का, लेट्स से, जो ऑल्टरेशन है वो अलाउड था। फिर गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन दे दिया, अगर आप चेक के ऊपर किसी भी तरह का कट मार्क करते हो, कोई भी चीज को ओवरराइट करते हो, फिर भले आपने उसके ऊपर साइन कर दिया, वो चेक आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके, तो आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, वो आगे गया, जिस बैंक का चेक था, मैंने किसी को आईडीबीआई बैंक का चेक दिया था, तो वो घूमते घूमते आईडीबीआई बैंक में आएगा। तो आईडीबीआई बैंक को डाउट है अबाउट द अपरेंट टेनर, या तो किसी भी तरह का फ्रॉड, फॉर्जरी, टेम्परिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या मांगेगा, भाई हमें इस चेक का एक्चुअल जो इमेज है वो दिखाओ, है ना, हमें वेरिफिकेशन करना है, प्रोवाइडेड दैट the truncated check so demanded by the bank shall be retained by it if the payment is made accordingly. ओके, पेमेंट किया है तो ट्रंकेटेड चेक आप अपने पास रख सकते हो, फिजिकल तो जिस बैंक में आपने चेक डिपॉजिट किया है वहीं पे पड़ा हो। प्रेजेंट मेंट फॉर पेमेंट ऑफ अ प्रोमिसरी नोट पेएबल बाय, जिस प्रोमिसरी नोट का पेमेंट कैसे करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है, तो must be presented for payment on the third day after the date fixed for payment of each installment. Okay, and non-payment on such presentment has the same effect as non-payment of a note at maturity. मतलब क्या है, आपने कोई भी एक इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसका जो फाइनल मैच्योरिटी आने वाला है, मान लो कि ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है, तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं पे हुआ, पहले 2 पे हो गए, टोटल 6 इंस्टॉलमेंट है, पर ये पूरा प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, ऐसा मान लेंगे। ओके, अभी तक हमने 2 टॉपिक देखे, वन इज एक्सेप्टेंस, अदर इज प्रेजेंटमेंट। ओके, एक्सेप्टेंस किसका जरूरी होता है, किसका जरूरी नहीं होता है, एक्सेप्टेंस के बाद आपको, तो आपको प्रेजेंटमेंट 2 चीजों के लिए करना होता है, एक्सेप्टेंस के लिए और पेमेंट के लिए। और अगर पेमेंट की वजह पेमेंट ना हो तो उसको बोलेंगे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, सॉरी नॉन पेमेंट, पेमेंट हो जाए तो डिस्चार्ज बोलेंगे, है ना, एक्सेप्टेंस ना हो तो इट इज कॉल्ड डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद पेमेंट ना हो तो इट इज कॉल्ड डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ओके, ये टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू।